नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं उमा गौतम, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हाथरस, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की सैद्धांतिक विषय जो कि सेकंड पेपर है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में आज हम संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले हम पेपर के विषय में, जिसका नाम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है, एक जानकारी ले लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में मुख्य रूप से 3 शब्द हैं जो प्रमुख प्रत्यय हैं। सबसे पहला है शैक्षिक, दूसरा है प्रबंधन, तीसरा है प्रशासन। तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में सबसे पहले हम प्रबंधन शब्द का अर्थ समझते हैं। प्रबंधन का साधारण भाषा में या साधारण बोलचाल की भाषा में या साधारण सा अर्थ होता है व्यवस्था करना। वैसे तो प्रबंधन अपने आप में एक काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन साधारण भाषा में हम इसको व्यवस्था करना से समझ सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसको मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की। तो शैक्षिक का अर्थ है कि शिक्षा प्रक्रिया में या शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ हो गया कि शिक्षा प्रक्रिया या शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था करना। एक साधारण सा अर्थ है। प्रशासन का अर्थ सिंपल सा होता है कि जो हमने प्रबंधन किया है उन सभी को प्रशासित करना, मतलब उन सभी के कार्यों का, जो भी हमारी संस्था में कर्मचारी हैं उन सभी में कार्यों का डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा, ये सब प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अंग्रेजी में हम प्रबंधन को जो है मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें क्या, शैक्षिक प्रबंधन में जो कार्य किया जाता है वो प्रमुख कार्य है कि इसमें मानव द्वारा मानव का निर्माण किया जाता है। यह एक बहुत ही प्रमुख कार्य है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, कि यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन का जो कार्य है वो मानव द्वारा मानव का निर्माण करना है। इसीलिए हम प्रबंधन को किसी भी संस्था का मस्तिष्क कहते हैं। प्रबंधन जो है किसी भी संस्था का मस्तिष्क होता है। अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन पे आते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करेंगे। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन में भी हम 3 प्रमुख शब्दों को पाते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है संस्थागत। संस्थागत का अर्थ है कि कोई भी संस्था, संगठन जिसके विषय में या जिसके अंतर्गत आने वाले कार्यों के विषय में हम बात करते हैं। संस्थागत के अंतर्गत संस्था कोई भी हो सकती है। वो एक घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, एक कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कोई भी संस्था हो सकती है, या फिर कोई संगठन हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है विद्यालय पर। इसलिए हम जिस संस्था की बात करते हैं वो है हमारा विद्यालय। अगला इसमें प्रमुख शब्द है नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है कोई योजना बनाना। एक साधारण सा अर्थ है योजना बनाना, क्योंकि हम जानते हैं हम एक सामाजिक प्राणी है, या फिर ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। प्रत्येक संस्था का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि जो संस्था है वो अपने कार्यों को इस प्रकार से नियोजित करे, इस प्रकार से बनाए कि वह अपने भविष्य में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो इस जो कार्यों का जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि किस तरीके से हमको कार्य करना है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, इसको हम नियोजन कहते हैं। यानी कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। नियोजन पूरे उसमें, मतलब जो भी हमें कार्य करने हैं उनका एक फ्रेमवर्क तैयार करना नियोजन कहलाता है। अगला हमारा प्रमुख शब्द है प्रबंधन। प्रबंधन क्या है? जो योजना हमने बनाई है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। एक्चुअल रूप में हमने कोई योजना बना ली, अब हम केवल उस योजना को बना के तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि जो हमने योजना बनाई है उसका उचित रूप से क्रियान्वयन हो
और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए, यह संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। तो प्रबंधन का अर्थ होता है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो संस्था है उसके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन किया जाए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समेकित प्रयास किया जाए। समेकित का मतलब है कि संस्था में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन सबका एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए, क्योंकि संस्था लोगों से मिलकर बनी होती है। कोई एक व्यक्ति कोई संस्था को नहीं चलाता। इसलिए संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह योजना अनुसार कार्य करे और संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में अपना योगदान दे। तो वही योगदान कैसे देगा? जो योजना बनाई गई है उसमें जब मैनेजमेंट किया जाए तो प्रत्येक को कार्यों का डिवीजन उसकी योग्यता के अनुसार किया जाए। तो ये यहाँ पर प्रबंधन हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। अब हमने संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के अर्थ को समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि नियोजन और प्रबंधन दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो क्या किसी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल नियोजन या केवल प्रबंधन से संभव है कि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके? जाहिर सी बात है कि जब आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि केवल नियोजन या केवल प्रबंधन से संस्था के उद्देश्यों की, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि केवल नियोजन से ही, यानी कि केवल योजना बना लेने से ही हम किसी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते, या फिर केवल प्रबंधन से ही, जब हमारे पास कोई योजना नहीं है, हमें किस दिशा में किस तरीके से कार्य करना है, तब केवल मैनेजमेंट यानी केवल प्रबंधन से भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन एवं प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने की योजना बना लेते हैं तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस कार्य को संपादित करने के लिए उचित तौर से संसाधनों का प्रबंधन करें। जब प्रबंधन अच्छा होता है, योजना अच्छी होती है, तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है। तो जब हम जानते हैं कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ क्या है, तब हम अब इसकी आवश्यकता को अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी आवश्यकता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो कोई संस्था, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसके सफल संचालन के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसके संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए, यानी कि जो संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं उनका अधिकतम और बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, इन सब के लिए, या फिर संस्था के जो लक्ष्य निर्धारित हैं, जिन लक्ष्यों के लिए संस्था की स्थापना की गई है या जो संस्था बनी है, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन एवं प्रबंधन दोनों ही आवश्यक हैं। किसी भी संस्था, चाहे वो हमारी सबसे छोटी इकाई समाज की हम बात करते हैं परिवार, अगर परिवार का भी हम उदाहरण लें तो परिवार में भी जब तक कोई प्लानिंग नहीं करते हम, तब तक हमें अपने जो समाज में उचित स्थान है, प्रतिष्ठा है, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो परिवार को चलाने के लिए भी उचित रूप से नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नियोजन एवं प्रबंधन में जब हम आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। सबसे पहला है कि जब आवश्यकता पे जब हम विचार करते हैं तब 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठना लाजमी है। सबसे पहला कि हम कहाँ हैं, मतलब हम जब संस्था स्थापित हुई है तब सबसे पहला प्रश्न कि हम कहाँ हैं, अपनी स्थिति का आकलन करते हैं नियोजन एवं प्रबंधन में। जब हम योजना बना रहे हैं उसके बाद हमें कहाँ पहुंचना है, मतलब अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। जो भी हमारे लक्ष्य हैं, भविष्य में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, ये हमें बताता है नियोजन और प्रबंधन। जब हमें ऊपर के 2 प्रश्न पता चल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, तब जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हैं हमारे,
तब हम बात करते हैं कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, यानी कि तब हम बात करते हैं नियोजन की और प्रबंधन की। इसीलिए हम कहते हैं कि नियोजन और प्रबंधन जो है वो किसी भी संस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि नियोजन और प्रबंधन का जो महत्व है वो कुछ पॉइंट्स में हम बता सकते हैं। सबसे पहला है कि नियोजन से समय, श्रम और धन की बचत होती है। किसी भी संस्था में जो कार्य हैं, जो लक्ष्य निर्धारित हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जितना समय अगर हम कोई बिना योजना बनाए लगेगा, जब हम योजना बना लेते हैं तो उसमें काफी समय की बचत हो जाती है। जब श्रम की बचत हो जाती है, मतलब हमें कम मेहनत करनी पड़ती है जब हमारे पास बहुत अच्छी योजना होती है तब, और साथ ही साथ हमारा जो अपव्यय है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो कुशलता है, जो कार्य करने वाली जो संस्था है उसकी कुशलता, गुणवत्ता और प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है। अगला है संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम प्रबंधन करते हैं, नियोजन और प्रबंधन करते हैं, तब हमें संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। मतलब हम एक है कि हमने ऐसे ही लक्ष्य बना लिए हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें किस तरीके के लक्ष्य रखने चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। नियोजन और प्रबंधन संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता ही होता है। संस्था की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करने में और उनकी पूर्ति करने में सहायता करता है नियोजन। संस्था की समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान करने में और उन्हें दूर करने में सहायक है। संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस तरह से किया जाए जिससे कि हमें अधिक से अधिक आउटकम मिल सके, इसमें नियोजन और प्रबंधन सहायक है। सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य बनाने में, संस्था में जितने भी सदस्य कार्यरत हैं, अगर हम किसी प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं, अच्छा प्रबंधन है वहाँ का, तो जो कार्यरत सदस्य हैं उनके बीच एक अच्छा सामंजस्य होता है। लोकतांत्रिक वातावरण बना रहता है, मतलब पूरी जिम्मेदारी किसी एक पे नहीं रहती, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है संस्था में। जब हम प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं, प्रबंधन अच्छा होता है तो लोकतांत्रिक वातावरण बना रहता है। सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जब हम प्लानिंग करके उचित प्रबंधन के तहत प्रत्येक सदस्य को उसका कार्य का बंटवारा कर देते हैं, उसके उत्तरदायित्व समझा देते हैं, तो उनमें स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है कि ये कार्य मुझे करना है और इसके लिए अगर कोई भी कमी होती है तो उसका उत्तरदायी मैं हूँगा। ये सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। अब हम बात करते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के चरण। संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है, कोई भी संस्था जब नियोजन और प्रबंधन करते हैं तो सबसे पहला जो चरण है संस्थागत नियोजन का, वो है संस्था की आवश्यकताओं की पहचान करना। मतलब जो संस्था है उसकी आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि आवश्यकताओं के आधार पर ही हम संस्था के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अगला है संस्था की वरीयताओं। जब हम आवश्यकताओं की पहचान कर लेते हैं तब उन आवश्यकताओं में वरीयताओं अथवा प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। मतलब सबसे प्रथम आवश्यकता क्या है, उसके बाद गौण आवश्यकता क्या है, उनकी वरीयता क्रम का निर्धारण करते हैं। उसके बाद जब आवश्यकताओं की पहचान हो जाती है, उनके आधार पर उद्देश्यों की स्पष्ट रूपरेखा बनाते हैं कि एक्चुअल में एम क्या होना चाहिए, संस्था का एक्चुअल में क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक समय सीमा निश्चित करते हैं कि एक अनुमानित समय सीमा होती है कि हम अनुमान लगा के चलते हैं कि 1 साल में या 6 महीने में हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे स्कूलों में हम जो 1 साल का सिलेबस लेके चलते हैं कि हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि हमारा बच्चा जो है 1 साल में इस पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लेगा। तो ये हमारा अनुमान है और ये हमारा अनुमानित लक्ष्य है। मतलब अनुमानित लक्ष्य जो है, लक्ष्य है कि वो पाठ्यक्रम समझ ले और अनुमानित समय है 1 वर्ष, 1 सेशन। अगला है क्रियान्वयन व अनुश्रवण। जो योजना हमने बनाई है उसका क्रियान्वयन किया जाता है और उसका अनुश्रवण किया जाता है बीच बीच में। और उसके बाद चरणबद्ध मूल्यांकन। जब हमारी योजना कार्य मतलब क्रियान्वित हो रही है,
उस पर कार्य हो रहा है लगातार सतत रूप से, तो हम बीच बीच में चरणबद्ध उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, हमारी योजना जो है जिस प्रकार से हमने बनाई थी उसी प्रकार से उस पर कार्य हो रहा है अथवा नहीं। उसके पश्चात पृष्ठ पोषण फीड बार बीच बीच में रिइंफोर्समेंट दिया जाता है कि कहीं पर कोई अगर कमी हो रही है योजना के अकॉर्डिंग कार्य करने में, तो वो दूर की जा सके। उसके बाद कार्य नीतियों में सुधार किया जाता है। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कार्य नीतियां यानी कि कार्य करने की जो नीतियां हैं हमारी, उनमें सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो है मूल्यांकन का। जब हमने अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कार्य किया है, अपना मैनेजमेंट सही था, तब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए हैं अथवा नहीं, इसको हम मूल्यांकन के जरिए ही समझ सकते हैं। तो मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हो जाता है संस्थागत नियोजन और प्रबंधन में। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चल पाता है कि संस्था ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है अथवा नहीं। अब हम बात करते हैं नियोजन एवं प्रबंधन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बता रही हूँ। पहली है जो नियोजन और प्रबंधन की, एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना है। कोई भी संस्था जो है, जो उसके आवश्यकताएं जो है उनके आधार पर और उसको भविष्य में जो भी साधन प्राप्त हो सकते हैं उनके आधार पर सुधार और विकास को ध्यान में रखते हुए जो योजना बनाई जाती है वो संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। ये परिभाषा जो है वो एमबी बुच के द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है हमारी, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यह परिभाषा प्रोफेसर एस.के. दुबे के द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया कि संस्थागत योजना निर्माण या संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन जो है वो किसी भी राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होता है। और ये जो योजना निर्माण है वो क्या है, उस राष्ट्र की प्रगति का भविष्य का द्योतक है। मतलब वो यह निश्चित कर देता है कि वो राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अगला है हमारा, प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। जो प्रबंधन है वो क्या है, कोई जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके लिए जो हम प्रयास करेंगे उनको नियोजित करने के लिए, मतलब प्लानिंग करने के लिए, संगठित करने के लिए, समन्वित कोऑर्डिनेट करने के लिए, अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट करने के लिए एवं नियंत्रित कंट्रोल करने की एक कला होती है प्रबंधन। इन्होंने प्रबंधन की परिभाषा दी है, ये परिभाषा दी है जेम्स लोंडे ने। आज की क्लास में हम बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।